नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस की दूसरी सीरीज हम लेके आ गए हैं। हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम दिल्ली पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं और इसमें मिक्स प्रीवियस ईयर है। पिछली बार हमने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर डिस्कस किए थे और अब सारे प्रीवियस ईयर हम करवाने वाले हैं और सारे मिक्स रहेंगे और ओरिजिनल प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए ससुर की हत्या कर दी थी? तो भैया देखें क्या आंसर रहने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है भैया। ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 2 जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन तीसरा जो है गयासुद्दीन, ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खिलजी। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने ससुर जो इसके चाचा भी थे जलालुद्दीन खिलजी, उसकी हत्या कर दी थी गद्दी पर बैठने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जर्नल कौन था? बताइए वो कौन सेनापति था जो मदुरई तक पहुंच गया था? तो भैया ऑप्शन है खिज्र खां, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए भैया जल्दी से आंसर करें। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो है मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और दक्षिण विजय का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इसी ने किया था और प्रतापरुद्र देव को हराया इसने गोलकुंडा में। गोलकुंडा हैदराबाद का इलाका, और वहां से इसने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और प्रतापरुद्र देव को इसने हराने के बाद भी उसका साम्राज्य उसको वापस दिया और उसके बाद ये भैया साउथ की तरफ और साउथ में चला गया, यानी रामेश्वरम तक पहुंच गया, मदुरई तक पहुंच गया था। तो भैया इसका आंसर जो रहने वाला है मलिक काफूर है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, वाजार विनिमय प्रणाली आरंभ करने वाला शासक कौन था या किसने आरंभ की? तो भैया इसका आंसर पहले हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा या गयासुद्दीन तुगलक। तो भैया बताइए वाजार नीति लाने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर रहने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी ही बाजार नीति व्यवस्था लाया था। कई सारे बाजार इसने बनवाए और इसके बाजार में हर वस्तु का अलग बाजार था। घोड़ों का अलग, खिलौनों का अलग, वस्त्रों का अलग, हर किसी का अलग बाजार था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है हमारे पास, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग आंसर कर दे रहे हैं लगातार कमेंट बॉक्स में। तो भैया इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ऊपर जितनी भी पावर थी सबको डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था मैं खलीफा के अधिकार को नहीं मानता हूँ। और भैया इसका बेटा तो इससे एक कदम आगे था, मुबारक शाह खिलजी, उसने तो कह दिया था मैं ही खलीफा हूँ, आई एम द खलीफा। तो भैया प्रश्न नंबर 36 का जो आंसर रहने वाला है तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आए किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि ली थी, तो भैया आंसर होगा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। तो आंसर करेंगे आप मुबारक शाह खिलजी। अगर क्वेश्चन पूछें कि खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी, अगर एक खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारी वीडियो से फायदा होगा, ये श्योर है, हम कह रहे हैं कि फायदा होगा। प्रीवियस ईयर हमारा अनुभव कहता है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन और नहीं भी आए, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन 60% से पेपर जो होता है ज़्यादा पेपर वो प्रीवियस ईयर से ही होता है। और उसके बाद भी आप एक एलिमिनेशन मेथड सीख जाते हैं कि हमने ये तो पढ़ा है तो ये होगा या ये नहीं होगा। तो आप एक एलिमिनेशन जो मेथड होता है तो एलिमिनेशन मेथड भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? तो भैया बताइए ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा इब्राहिम लोदी, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए भैया आंसर क्या रहने वाला है? तो भैया इसका आंसर जो है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे प्रयोग किए थे
इसको पढ़ा लिखा सुल्तान था, लोगों ने फिर भी इसको क्या बोला, ये पागल रक्त पिपासु। जितने एक्सपेरिमेंट किए सारे फेल हुए, तो इसको क्या कहा जाता है, विरोधाभासों का मिश्रण। मोहम्मद बिन तुगलक वही है जिसने सबसे पहले इतिहास में नोटबंदी की है, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा ले आया, राजधानी परिवर्तन की, कई सारे अभियान किए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। पारंपरिक पारंपरिक पंखिड़ लोकगीत किस राज्य का है? तो पंखिड़ भैया छत्तीसगढ़ का तो नहीं है, कश्मीर का भी नहीं है, उड़ीसा का भी नहीं है, तो क्या बच गया, तो राजस्थान में होता है भैया पंखिड़ लोकगीत, वहीं फेमस है पंखिड़ लोकगीत, ठीक है भैया। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो है राजस्थान। क्या आंसर करेंगे आप, राजस्थान आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो बताइए, क्या कवक है, क्या आंसर जीवाणु है, क्या आंसर विषाणु है, क्या शैवाल है? तो भैया साइंस का क्वेश्चन है, तो क्या आंसर रहने वाला है, तो भैया विषाणु, वायरस है, ठीक है भैया। वायरस जब तक किसी जीवित वस्तु या जीवित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आता तब तक ये निर्जीव रहता है, और जब ये उसके संपर्क में आ जाता है तो एकदम से जो विषाणु है वो सजीव हो जाता है। तो दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है भैया विषाणु। नेक्स्ट, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए, क्या सिंधु की है, क्या ब्यास की है, क्या यमुना की है, क्या गंगा की है? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर करते रहे, आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, आप हमारी वीडियो को लगातार नोट डाउन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप इन जो हमारी वीडियो के लिंक होते हैं आप इनको स्टेटस पे लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा और लोगों को फ़ायदा होगा। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है भैया, इसका आंसर है सिंधु नदी। जास्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तो भैया सिंधु नदी की है, ठीक है भैया। चलो, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है। जो अब्दुस समद था वो किसके निमंत्रण पे भारत आया था? किसको ने इसको बुलाया था? क्या औरंगजेब ने बुलाया, क्या जहांगीर ने बुलाया, क्या अकबर ने बुलाया, क्या हुमायूं ने बुलाया? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है। तो भैया इसका जो आंसर है, इसका आंसर है हुमायूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के बहुत सारे CISF SSC जो भी पेपर कंडक्ट करवाया था उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको कि हुमायूं ने एक पेंटिंग बनवाई जिसका नाम है निगार खाना पेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी कई बार क्वेश्चन इसको पूछ चुका है और फिर आ जाएगा। तो निगार खाना पेंटिंग किसकी? हुमायूं की, ठीक है भैया। तो भैया सिलेक्शन बैच है हीरो से, आपको हीरो बनाने का बैच है, जीरो से हीरो बनाने का बैच है आपको। तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सिलेक्शन बैच है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना ये हमारा अधिकार है, ये नौकरी हमारी है, तो आप हमें शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में से उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? तो बताइए, क्या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, या मध्यवर्ती क्षेत्र में, दक्षिणी या उत्तर पूर्वी? तो भैया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको क्या मिलेंगे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिलेंगे? आपको खरोष्टी लिपि में मिलेंगे। उत्तर पश्चिमी यानी भैया पंजाब का इलाका। अगर आप देखेंगे अशोक के जो अरमाइक लिपि में मिले हैं वो कहाँ से मिले? अफगानिस्तान से रीजन से मिले हैं। ब्रह्मी में, भारत में साउथ में जो मध्यवर्ती भाग है वो आपको किस में मिलेंगे? ब्रह्मी लिपि में मिलेंगे। तो भैया लगातार शेयर करते रहे आप लोग। रॉ एक किताब है भैया, एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तक के बारे में पूछा गया। पुस्तक है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। ये किताब किसने लिखी है? तो भैया रॉ, जो हमारी खुफिया एजेंसी है उसका नाम भी रॉ है, तो भैया उसी के ऊपर एक किताब लिखी गई है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? क्या सतीश यादव ने लिखी है, क्या निरुपमा यादव ने लिखी है, क्या विजल वर्जनी ने लिखी है, या नीना रॉय ने लिखी है? तो बताइए, आंसर कीजिए। धमाकेदार तरीके से आप आंसर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें और अपनी एनर्जी को, अपनी तैयारी को एक नई धार देते रहें। हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे और आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे, हमारी गारंटी है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का 50% सिलेबस
जीके जीएस करंट अफेयर है वो हम आपके साथ हैं। इसके अलावा हम आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे, हम इसके अलावा आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, सारी क्लासेस हम देने वाले हैं, सारे प्रीवियस हम कराने वाले हैं, गर्दा उड़ाने वाले हैं खतरनाक तरीके से। निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? तो भैया बताइए इनमें से कौन मैथमेटिशियन है? क्या वो जेसी बोस हैं? क्या वो रामानुज हैं? क्या वो साराभाई हैं? क्या वो सीवी रमन हैं? तो भैया बताइए आंसर क्या रहने वाला है? धमाकेदार तरीके से आंसर करते रहिए मेरे अर्जुनों, कृष्ण आपके साथ है। तो क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, लेकिन मैं आपका इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर है रामानुज। रामानुज बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए। जीसी बोस की बात करें तो भैया इसने तरंगों को मापने के लिए यंत्र की खोज की थी। साराभाई आप जानते हैं भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। सीवी रमन भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इनको भौतिकी में नोबेल भी मिल चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहने वाला है ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्न में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो भैया बताइए, धमाकेदार तरीके से आंसर करते रहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, जितना हमारा साथ देंगे आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो भैया इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है केजी किलोग्राम। किलो जूल किलोग्राम में मापा जाता है ईंधन के कैलोरी को। किस में मापा जाता है भैया? ईंधन को मापा जाता है किलो जूल कैलोरी में। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? तो भैया बताइए, समझ ले पहले कि जो प्रसूति है, ये प्रसूति क्या होता है? प्रसूति होता है मैटरनिटी लीव, यानी आप ये कह सकते हैं कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय जो उनको छुट्टी दी जाती है, या आप कह सकते हैं जब महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय जब डिलीवरी के टाइम पे भी उनको जो सहायता राशि जाती है उसको भी प्रसूति सहायता कहते हैं भैया। जो छुट्टी दी जाती है उनको आराम करने के लिए उसको भी प्रसूति सहायता कहते हैं। तो भैया ये संविधान के किस अनुच्छेद में? तो भैया ये नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो ये इसका आंसर है अनुच्छेद 42 में। तो अनुच्छेद 42 में मिलेगा। अच्छा, बाकी हम ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। 39 में क्या है भैया? 39 में समान वेजेज, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी महिला पुरुष समान कार्य के लिए उनको समान वेतन मिलना चाहिए। 40 में क्या है भैया? इसमें पंचायत को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए गए राज्य को। ठीक है। 41 में क्या है भैया? 41 में भैया बुजुर्गों को, व्यक्तियों को लोक सहायता प्राप्त करने, चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन है राज्य को। नीति निर्देशक क्या है? डायरेक्शन है, निर्देश दिए गए राज्य को कि भैया वृद्ध व्यक्तियों को, बीमार व्यक्तियों को सहायता करनी चाहिए। तो 41 में वो लिखा हुआ है, लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो भैया आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धमाकेदार तरीके से हम आपके साथ हैं, हम आपकी तैयारी के साथ हैं, हम बिल्कुल सिलेक्शन देने के मूड में आपको। आप जितना साथ देंगे, आप लगातार हमारी वीडियो को देखें, आप नोट डाउन करें, आप रिवीजन करें, आप हमारी वीडियो को कई बार देखें। अगर आप तो कोई क्वेश्चन कहीं पे आपको मिसमैच हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन मिलता है तो रिपीट करें, आपको सॉल्यूशन को ध्यान से देखें, क्योंकि सारे ऑप्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चन को मैं 4 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा आपसे वादा है। आप लगातार मेहनत करें और हमें सहायता करें, हमें कोऑपरेट करें, हमें शेयर करें हमारे साथ। जितनी हमारी आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना आपको फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। जीरो से हीरो बनाने का बैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 47, गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्न में से किस राजवंश का शासक था? तो बताइए, क्या वो पल्लव था, क्या वो चालुक्य था, क्या वो शक था, क्या वो सातवाहन था? ठीक है भैया, तो इसका आंसर रहने वाला है गौतमीपुत्र सतकर्णी। भैया एक सातवाहन शासक था, सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं भैया। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था विष्णु सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ पुलकेशिन द्वितीय। आप पुलकेशिन द्वितीय को जानते भी हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे। शकों का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ रुद्रदामन। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी किस राजवंश का शक्तिशाली शासक है? तो भैया वो है सातवाहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बताइए अष्टांगिक मार्ग कितने दिया है? 8 मार्ग।
क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा है दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया उनके बाद इन्होंने यही कहा, दुखों का कारण है हमारी इच्छाएं। तो दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। तो अष्टांगिक मार्ग, इन्हीं दुखों को कम किया जा सकता है। कैसे? तो भैया 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। तो अष्टांगिक मार्ग किसने दिया है? महात्मा बुद्ध ने दिया है अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है भैया? तो भैया 8 पाथ दिए गए हैं, देखो साइड में लिखे हुए हैं। पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम, एक उचित मार्ग मात्रा में सम्यक दृष्टि रखें। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत यानी कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगर इन 8 चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन चीज़ों में बैलेंस रखेंगे, सम्यक का मतलब ना ज़्यादा ना कम, तो अब कभी भी दुख नहीं होगा। तो अष्टांगिक मार्ग किसने दिया है? अष्टांगिक मार्ग दिया है महात्मा बुद्ध ने। तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? महात्मा बुद्ध रहने वाला है भैया। शंकराचार्य के बारे में जानते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य है। रामानुज मैथमेटिशियन है। महावीर स्वामी जिन्होंने भैया जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, बस असली संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है भैया, जैन धर्म के संस्थापक वैसे तो ऋषभदेव हैं, लेकिन आप बात करें वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर रहने वाला है महावीर स्वामी। ठीक है भैया, सिलेक्शन ले लो, क्योंकि कहा जाता है तुम्हारे हौसले तय करते हैं तुम्हारी मंजिल कहां है। तुम्हारे हौसले तय करते हैं तुम्हारी मंजिल कहां है। जो जितनी मेहनत करेगा वो सिलेक्शन की तरफ जाएगा, जो ज्यादा प्रीवियस ईयर लगाएगा वो सिलेक्शन की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? तो भैया बताइए, धमाकेदार तरीके से आंसर करते रहिए मेरे अर्जुनों, मेरे लाडलो। तो भैया इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर रहने वाला है, बताइए क्या झारखंड लगता है? देखो भैया मैप की तरफ चलते हैं, आंसर हम बाद में बात करेंगे। तो देखो अगर झारखंड लगता है, देखो ये पूरा आप जो मैप देख रहे हैं, ये मैप है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक जो जा रहा है, ये पूरा दार्जिलिंग वाला रीजन भी, ये भी थोड़ा यहाँ तक पूरा ऊपर तक ये जो जा रही है, किसका रीजन है? तो ये है भैया पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल देखो किससे लगता है? झारखंड से बिल्कुल लग रहा है। मेघालय से, मेघालय तो हमें कहीं दिख नहीं रहा, तो मेघालय अगर देखेंगे तो मेघालय जो है भैया ये तो पीछे पड़ रहा है मेघालय, तो मेघालय तो नहीं। चलो असम, बिल्कुल असम से लग रहा है, देखो यहाँ असम से लगा हुआ है। ठीक है, सिक्किम बिल्कुल ऊपर जाके सिक्किम से भी लगा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो भैया इसका आंसर है मेघालय। तो पश्चिम बंगाल की सीमा मेघालय से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। निम्न में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो भैया बताइए, क्वेश्चन ये है कि हमारे 8 जो कोर इंडस्ट्री हैं जिनको औद्योगिक सूचकांक में शामिल किया जाता है, तो भैया उनमें से इनमें से कौन सी है वो? क्या तांबा है, क्या वस्त्र है, क्या एल्यूमिनियम है, क्या रिफाइनरी है? तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है रिफाइनरी को शामिल किया जाता है। तो भैया देखो आप कौन से 8 सेक्टर हैं, 8 कोर सेक्टर हैं, 8 आधारभूत उद्योग हैं जिनको औद्योगिक सूचकांक में शामिल किया जाता है। तो भैया पहला कौन सा? देखो कोल को किया जाता है, क्रूड को किया जाता है, क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को किया जाता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को किया जाता है, फर्टिलाइजर को किया जाता है, स्टील को किया जाता है, सीमेंट उद्योगों को किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उद्योग को किया जाता है। तो भैया ये 8 हैं, इनको भैया आप नोट डाउन करें, आप इनको नोटबुक में लिखें, क्योंकि अगले बार क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें 8 में से कोई दे देंगे। ठीक है, इसमें जो आंसर है 50 वाला, इसमें रिफाइनरी को दिया गया। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्न में से किसने लिखा? तो बताइए भैया, क्या वो ब्रह्मगुप्त ने लिखा है, क्या वो आचार्य भट्ट ने लिखा है, क्या भास्कराचार्य ने लिखा है, क्या महावीर चार्य ने लिखा है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर दे दीजिए, क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो है भास्कराचार्य। इन्होंने ही भैया एक प्राचीन ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है भैया, ब्रह्मगुप्त की बात करें तो भैया ये खगोल शास्त्री से ब्रह्म विस्फोट नामक ग्रंथ लिखा है इन्होंने। आर्यभट्ट के बारे में आप जानते हैं, शून्य सिद्धांत दिया इन्होंने। महावीर स्वामी, महावीरचार्य के बारे में भी आप जानते हैं। नेक्स्ट, सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किन शहरों में खगोल वेधशालाओं की स्थापना की है? तो भैया बताइए कहां पर सवाई राजा जयसिंह ने प्रयोगशाला बनवाई थी? तो भैया हम चलते हैं, प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी जयसिंह द्वारा, सवाई राजा जयसिंह ने? तो बताइए क्या भरतपुर में बनाई थी, या आगरा में थी, या प्रयागराज में थी, या वाराणसी में थी? बताइए।
वैसे मैं आपको बता दूं 5 जगह उन्होंने प्रयोगशाला बनवाई थी भारत में, 5 जगह। तो कहाँ कहाँ, तो देखते भैया कहाँ, क्या इनमें से कौन सा है, तो इनमें से भैया सिर्फ एक है वाराणसी। तो याद रखना आंसर क्या है, वाराणसी। वैसे कहाँ कहाँ, एक उज्जैन में थी, लिख लेना आप, एक उज्जैन में, दूसरी जयपुर में, तीसरी दिल्ली, मथुरा और वाराणसी। ठीक है भैया, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और वाराणसी, इन 5 जगह सवाई राजा जयसिंह ने खगोल वेधशालाएं बनवाई थी। ठीक है भैया। भैया पढ़ने का हुरन रखो, तभी मैं कहता हूं नशा करो पढ़ाई का, सस्ते नशाओं में मत पढ़ो, पढ़ाई करो कामयाबी का, नशा करो कामयाबी का, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन भर साथ देते। शिक्षा एक ऐसा गुण है जो आजीवन तुम्हारे साथ रहेगा और कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण कौन करता है? तो भैया बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो बताइए आंसर क्या रहने वाला है। विदेशी मुद्रा भंडार को अपने पास स्टोर करके कौन रखता है, यानी फॉरेक्स रिजर्व कौन रखता है? तो भैया इसका आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में फॉरेक्स अपने पास रखता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धम्म चक्र प्रवर्तन नामक गौतम बुद्ध आयोजन निम्न में से किस स्थान पे किया गया था? बताइए किस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, कहां यह आयोजन हुआ था इसका? तो बताइए भैया, क्या आंसर इसका बोध गया है, क्या इसका आंसर लुम्बिनी है, क्या इसका आंसर सारनाथ है, क्या इसका आंसर कुशीनगर है? तो भैया बताइए। तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने जहां पहला उपदेश दिया सारनाथ में, वहीं पर भैया इसी घटना को कहा गया था धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और ये क्वेश्चन वही है कि नामक आयोजन कहाँ हुआ था? भैया धम्म चक्र प्रवर्तन, जो पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में, उसी को कहा गया धम्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध ज्ञान की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी की बात करते हैं तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध खुद पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था कुशीनगर, जहाँ महात्मा बुद्ध की डेथ हुई। ठीक है, तो याद रखना भैया 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध की कुशीनगर मृत्यु हो गई उत्तर प्रदेश में। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो लुम्बिनी भैया नेपाल में पैदा हुए थे। ठीक है भैया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको लगातार नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लाल लालियों क्वेश्चन बड़े खतरनाक होने वाले हैं, गर्दा उड़ा दीजिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा खालिस्तान काल की है। तो बताइए किस काल की? क्या वो शुंग काल की है, क्या वो मौर्य काल की है, या नंदवंश की है, या गुप्तों के काल की है? तो बताइए भैया, तो बताइए भैया क्या आंसर रहने वाला है? धमाकेदार तरीके से आंसर दें आप लोग, अब वर्दी दूर नहीं है। दिल्ली पुलिस अब हमारी मुट्ठी में, दिल्ली पुलिस की नौकरी हमारी नौकरी। तो बताइए भैया, शुंग, मौर्य, नंद, गुप्त, तो क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है गुप्त। गुप्तों के काल की भैया सुल्तानगंज में जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा पाई गई थी, भागलपुर बिहार के निकट है सुल्तानगंज जो ये क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 5 या 4? बताइए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भैया इसका आंसर है 3। अकबरनामा को अकबर ने पे लिखी गई एक पुस्तक है, अकबर की जीवनी है, अकबर के बारे में लिखा गया है, और ये लिखी है अबुल फजल ने, और इसको अबुल फजल ने 3 भागों में बांटा था। तो कितने भागों में विभाजित किया है? तो 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? क्या कृष्णा है, क्या तापी है, क्या महानदी है, क्या गोदावरी है? बता दीजिए मेरे लालो, मेरे लालियों, जल्दी से। क्या आंसर रहने वाला है? क्या कृष्णा है, क्या तापी है, क्या महानदी है, क्या गोदावरी है? क्या आंसर है? जल्दी से बता दिए। तो भैया इसका आंसर रहने वाला है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, महानदी। तो महानदी है उड़ीसा की सबसे लंबी नदी। कृष्णा, कृष्णा आपको दिखेगी साउथ में ही, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तापी, गोदावरी, तो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। हम आगे चलते हैं। भारत के संविधान निम्न में से कौन से अनुच्छेद सैन्य अकादमिक विशिष्ट को छोड़कर
भारतीय राज्य की उपाधि प्रदान किए जाने के लिए निषेधित है। तो भैया बताइए, तो किस में ये कहना चाह रहे हैं भैया? वैसे आप जानते हैं अनुच्छेद 18 में ही क्या है, उपाधियों का अंत है किसी को भी, लेकिन सेनाओं को छूट दी गई है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? क्या अनुच्छेद 10 है, क्या अनुच्छेद 15 है, 20 है? नहीं, वो अनुच्छेद 18 का फर्स्ट है। इसमें सिर्फ सेना को छोड़कर और कोई भी व्यक्तियों को सबको उपाधियां प्रदान करने के लिए निश्चित किया गया, नहीं देंगे उपाधियां सिर्फ सेना की। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 59, डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? क्या वो उड़ीसा में है, क्या झारखंड में है, क्या अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में? तो डफला की पहाड़ियां कहाँ मिलती है भैया? तो भैया बताइए, आप आंसर करें। आप जब भी वीडियो देखें तब भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। आप लगातार अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहते हैं, ठीक है। और हम आपकी इस तैयारी में एक नई जान डालने वाले। क्या उड़ीसा में है, क्या झारखंड में, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या पश्चिम बंगाल में? तो बताइए कहां पर है डफला? डफला भैया अरुणाचल प्रदेश में। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भैया, रगों में घूमने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही नहीं गिरा वो लहू क्या है? बोलिए बाबा। मैंने आपको मोटिवेट कर दिया है, मैंने आपको एक शायरी भी सुना दिया। तो अब क्वेश्चन है 60 क्या क्वेश्चन रहने वाला है? बराबर की गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या आंसर रहने वाला है? बराबर की पहाड़ियां कहां रहने वाली? चलो भैया लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर जिक्र जरूर करेंगे। ओके भैया, थैंक यू, थैंक्स फॉर डिस्कशन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।